ये देखो, इक्विलिब्रियम, दोनों आयोनिक एंड केमिकल के क्वेश्चंस। ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। Ag प्लस प्लस अमोनिया, AgNH3 प्लस K1 दिया हुआ है। फिर एक और इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, AgNH3 प्लस प्लस अमोनिया, AgNH3 ट्वाइस प्लस K2 दिया हुआ है। हमसे पूछा है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। मतलब वी आर आस्क्ड टू फाइंड K फॉर दिस। Ag प्लस से ये बनाना है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है, अगर हम इसको 1 और इसको 2 कहें, तो ये वाली रिएक्शन जो हमें चाहिए, ये हमको मिलती है 1 प्लस 2 करके। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये रिएक्शन मिल जाती है। तो हम जानते हैं जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके के मल्टीप्लाइड होते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 2 K1 बाई K2 हो जाता है। रिवर्स करते हैं तो 1 बाई K हो जाता है। कोई टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो K पावर में पहुंच जाता है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड रिएक्शन, ये हो गया। तो रिक्वायर्ड के जो हमें चाहिए KF फॉर दिस विल बी K1 इंटू K2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो आपका है वो ये आ जाता है। तो आंसर ए हो जाता है। अगला देखते हैं। द स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन when CO2 is dissolved in water are। जब CO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या क्या होता है? CO2 प्लस वाटर, सबसे पहले H2CO3 बना, मान लो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि H2CO3 बन गया तो CO2 बचा ही नहीं। इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो CO2 ये रहेगा, ये रहेगा। H2CO3 फिर एक आयनिक इक्विलिब्रियम भी सेटअप करता है, H प्लस बाई कार्बोनेट आयन K1, K1। HCO3 फिर और वीकली डिसोसिएट होता है इससे भी, लेकिन बनाता है H प्लस कार्बोनेट आयन Ka2। तो आपके पास CO2 भी है, H2CO3 भी बन गया, ये डिकम्पोज हुआ तो बाई कार्बोनेट भी बन गया, कार्बोनेट भी बना। मैं सब एक संग एग्जिस्ट कर रहे हैं कम ज्यादा में। तो ये और H प्लस तो है ही, H प्लस बोला नहीं उन्होंने, पर CO2, H2CO3, बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, all are present and along with that H plus भी है। These are the species which is produced acidic in nature होता है, ये वीकली एसिडिक है। इनफैक्ट कभी कभी जैसे ये जो होता है, जैसे H2CO3 बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे H2CO3 दिया हुआ है तो H प्लस
ये जो मल्टीप्रोटिक एसिड्स होती हैं, इनका इनवेरिएबली जो पहला के होगा वो मच हायर होता है देन अदर के, चाहे सभी छोटे हो, पर रिलेटिवली तो इसका K1 होगा। फिर ये HCO3, K1 जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें 3 स्टेप होते हैं, तीन स्टेप में H पे जाता है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो C माइनस एक्स बना। फिर जो ये X बन गया वो X माइनस वाई बना। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी H प्लस दोनों से आ रहा है, पर होता क्या है कि क्योंकि K1 मच ग्रेटर देन K2 है तो X की वैल्यू मच हायर देन Y होती है। तो जो X प्लस वाई है ये ऑलमोस्ट X हो जाता है, और X माइनस वाई भी ऑलमोस्ट X हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी X, ये भी X, तो हो जाएगा आपका K1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई C माइनस एक्स, K2 इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट तो सीधा ही जो कि Y है K2 के इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे अगर X निकालने तो हमें HCO3 मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत से चांसेज हैं कि X C के 10% या उससे कम मिले, तो एक बार हम ये मान लेते हैं कि K1C एक नेग्लेक्ट कर दिया, ये निकाल लिया। अब अगर सही में ये वैल्यू इफ X इज लेस देन 0.1C, 10% ऑफ C से कम है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। फिर H प्लस एक्स हो जाएगा, HCO3Y X हो जाएगा, H2CO3 C माइनस एक्स हो जाएगा, और X नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो C हो जाएगा, PH माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी कंसंट्रेशंस एक मल्टीप्रोटिक एसिड में निकाल सकते हैं। ये चीज समझ में? क्लियर? एक फॉस्फेट का भी देख लो, H3PO4, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? H प्लस तो अगर ये C है, K1 K2 K3 K1 है, सभी छोटे होंगे, पर रिलेटिवली ये चीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे एनायन बनता जाएगा उससे H प्लस निकलना, कैटायन निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करके रखेगा। ये तीनों का एडिशन हो जाएगा। ये समझ में आया लिखने का तरीका? ये क्लियर हुआ पहले? अब इसमें क्योंकि एज ये है तो X मच हायर देन Y मच हायर देन Z होता है, तो ये वैल्यू Y हो जाती है, ये X
ये x, तो अब इसमें आपकी चीज हो जाएंगी K1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर C माइनस एक्स, K2 इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स यानी y, which is nothing but concentration of HPO4, और K3 एक्स जेड, हम y निकल चुका है सबसे पहले ही, इस वाले से x निकाल लेंगे। पहले अगर जरूरत पड़े तो अप्रोक्सीमेट भी करेंगे, एक बार मान लेंगे कि x 10% ऑफ c से कम है, सॉल्व करेंगे, अगर सही में आता है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। x और y आने के बाद z निकाल लेंगे। z आपका है कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट, x आपका है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H2 PO4 माइनस भी कह सकते हो। फिर आपका जो y है, z जो है, नहीं y जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस है, C माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 है। अगर x नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है, मैं तो कर देंगे। और कोई पूछे तीनों स्टेप के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन, तो पहले स्टेप का हो जाएगा C में से x या एक में से x बाई सी अल्फा 1, ये y बाई एक्स अल्फा 2 और z बाई वाई अल्फा 3, तीनों स्टेप के डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ये आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें हर चीज pH माइनस लॉग H प्लस, यानी हर स्पीसीज प्रेजेंट, क्या क्या स्पीसीज प्रेजेंट है, H3PO4, H2PO4, HPO4 2 माइनस, फॉस्फेट, H प्लस तो है ही। अगर कोई आपको बोले आपने P2O5 डाला पानी में, तो पहले H3PO4 बन जाएगा, P4O10 या P4, तो उसमें फिर थोड़ा सा P4O10 भी बच जाएगा उससे, जैसे वहां CO2 था। पर जब आप स्टार्ट यहाँ से करो, और तो भाई ठीक है, क्लियर हुआ चीजें। ये देखो, among the following, the total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus blue, रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर को जो ब्लू कर दे वो क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कौन करते हैं, बेसिक, और ब्लू लिटमस को रेड कर दे वो एसिडिक। हम बात कर रहे हैं रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी वी आर लुकिंग फॉर बेसिक, बेसिक कंपाउंड। तो केसीएन जो है, KOH तो HCN कंपाउंड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड, तो ये ओवरऑल कंपाउंड बेसिक है, तो ये हमारा एक आंसर होगा। K2SO4
स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तो ये न्यूट्रल है। तो ये आंसर नहीं है। अमोनियम ऑक्सलेट जो है, ये अमोनियम ऑक्सलेट है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, ऑक्सैलिक एसिड के दो स्टेप में जिसमें होता है K1 5.1 इंटू 10⁻⁻2 होता है, K2 1.8 5.2 इंटू 10⁻⁵ होता है। और जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका Kb अराउंड 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे मेनली H प्लस यहाँ से, तो एक्चुअली जो इसका पहला स्टेप डिसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो पहला स्टेप डिसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जो वीक बेस है वो वीकर बेस है। तो ओवरऑल ये जो कंपाउंड है अमोनियम ऑक्सलेट, ये एसिडिक होता है, क्योंकि ये H2CO का K1 जो है वो इसके Kb से ज्यादा है। तो ओवरऑल ये एसिडिक है। तो हमारा आंसर नहीं है, ये एसिडिक होता है सर। NaCl न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिंक नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 प्लस वीक बेस, तो ये भी एसिडिक हो जाएगा। FeCl3 वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो एसिडिक हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस KOH प्लस H2CO3 वीक एसिड, ये बेसिक हो जाएगा। तो एक आंसर ये भी हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH वीक बेस, तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा। और ये LiOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCN वीक एसिड, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो तीन जगह देखो टिक हुए, ये और ये। तो आंसर वुड बी 3। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये आपका, तो आंसर इज 3। aqueous solution of HNO3, KOH, acetic acid and sodium acetate of identical concentrations are provided. The pairs of solutions which form a buffer upon mixing. तो बफर क्या होते हैं? बफर वो होते हैं जो अपने पीएच में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करें तो रेजिस्ट चेंज इन देयर पीएच। तो हम मेनली तीन तरीके के बफर पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस
इट्स कॉन्जुगेट बेस, जो कि आता है इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन। यहाँ पे दोनों ही हम ऐसे तो एसिटिक एसिड भी एसीटेट बनाता है, पर हम एसीटेट आयन भी बाहर से लेते हैं और सोडियम एसीटेट के थ्रू लेते हैं, या पोटेशियम एसीटेट कैटायन ऐसा लेते हैं जो कि हाइड्रोलाइज और ना हो। तो इसका सी कंसंट्रेशन इसका ए होता है। दिस रेशियो शुड बी, बफर काम करने के लिए 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए, 0.1 से ज्यादा 10 से कम, तब ये बफर का काम करेगा। तो बफर एक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो आपको, अगर आपने थोड़ा सा H प्लस ऐड किया तो उसको वीकली डिसोसिएबल कंपाउंड बना के निकाल सके। तो अगर H प्लस ऐड करोगे तो इससे रिएक्ट करेगा और मिलके बना देगा एसिटिक एसिड। और थोड़ा सा अगर OH ऐड करोगे स्मॉल क्वांटिटी, तो ये एसिटिक एसिड से मिलके वीकली डिसोसिएबल पानी बना देगा। तो इसका दोनों चीजें हैं, OH को हटाने के लिए भी और H प्लस को हटाने के लिए भी। बफर सॉल्यूशन का, एसिडिक बफर का जो pH होता है उसका फॉर्मूला आता है pK प्लस लॉग, इसे हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन बाई वीक एसिड का कंसंट्रेशन। ये एसिडिक बफर के लिए हुआ। अभी मैं क्वेश्चन पे आऊंगा जैसा बेसिक बफर, फिर ये होगा एसिडिक बफर। पहला तो एसिडिक बफर। बेसिक बफर होता है जिसका pH बेसिक रेंज में होगा, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जो कि इसका एक सॉल्ट के थ्रू आता है विद स्ट्रॉन्ग है, जैसे NH4OH, अमोनियम आयन। ये C है, ये A है, अगेन C/A शुड बी। और बेस्ट बफर काम करता है जब ये रेशियो 1 होता है। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन दिस रेशियो इज 1। इसमें आता है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम, ये हो जाएगा। और एक होता है सॉल्ट बफर। इसमें अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपने H प्लस ऐड किया थोड़ा सा, तो उसे ये रिएक्ट करके वाटर बना के निकाल देता है। और थोड़ा सा OH ऐड किया तो ये आपस में रिएक्ट करके NH4OH बन के चीज निकल जाती है। तो आपके पास यहाँ भी दोनों स्पीसी हैं जो कि स्मॉल H प्लस और OH को हटा सकें। सॉल्ट बफर, सॉल्ट ऑफ weak acid plus weak base. The most common example अमोनियम एसीटेट। इसके पास दोनों, जैसे अगर आप ये देखो, एक्चुअली ये pH अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू निकालते हैं इसका, लेकिन इसका क्या, अगर आपने थोड़ा सा H प्लस ऐड किया तो वो इससे कंबाइन होके निकल जाएगा, थोड़ा सा OH ऐड किया तो वो इससे कंबाइन होके निकल जाएगा NH4OH बन के। इसका pH होता है हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB। सॉल्यूशन करोगे तो इधर भी कंसंट्रेशन बदलेगा, इधर देगा, लेकिन pH वही रहेगा,
इधर भी सी का टर्म नहीं है, इधर है तो रेशियो है, तो डाइल्यूशन पे बफर नहीं, ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर्स, पीएच या पीओएच, जैसे अगर इसका पीएच तो क्या जाएगा, पहले पीओएच निकाल लो, फिर पीएच इज पी के डब्ल्यू माइनस पीओएच। बफर्स डू नॉट चेंज, hence H plus concentration and OH minus। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोर देन वन चॉइस है, तो पहले वाले में क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट में आगे बताऊंगा। कॉमन आयन इफेक्ट अभी केएसपी जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH, ये तो वीक एसिड है, यानी मैं थोड़ा सा OH माइनस ऐड करूंगा तो ये उसको हटा देगा वाटर बना के। लेकिन अगर मैं H प्लस ऐड करूंगा स्मॉल अमाउंट भी, तो ये उससे बेफिक्र रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। और HO3 खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसमें H प्लस हटाने का मैकेनिज्म नहीं है बाई कन्वर्टिंग इनटू अ वीकली डिसोसिएबल कंपाउंड, तो ये बफर नहीं है। वैसे भी ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा। KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। अच्छा, ये आपस में भी रिएक्ट, क्योंकि सो एसीटेट आयन बेसिक होता है, ये खुद बेस, तो आपस में कोई रिएक्शन होकर कोई नई चीज नहीं बनेगी। अगर मैं H प्लस लूंगा तो H प्लस को हटाने के लिए तो KOH भी है, वाटर बना के निकाल देगा। तो KOH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एसीटेट, तो KOH निकाल देगा। लेकिन अगर मैं H प्लस ऐड करता हूं तो H प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं OH माइनस ऐड करता हूं तो OH माइनस को हटाने के लिए कोई नहीं है, ना KOH ना एसीटेट आयन। तो OH अगर थोड़ा सा भी ऐड करूंगा तो वो हटेगा ही नहीं, बेसिक कैरेक्टर काफी बढ़ेगा, तो ये भी बफर नहीं हो सकता। वैसे भी ये किसी कैटेगरी में नहीं है। अब ये देखो, अच्छा वॉल्यूम और हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखो, अगर आपने ये लिया, आपने सपोज इसके मिलीमोल ज्यादा ले लिए, कंसंट्रेशन सेम है, बट यू कैन टेक मोर वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द थिंग। कोई एग्जैक्टली आपको दिया तो है नहीं, आपके पास है, चॉइस बना सकते हो क्या। इसके मिलीमोल मान लो आपने ले लिए, सपोज 100 ले लिए, इसके मिलीमोल्स आपने 50 लिए, तो HNO3 H प्लस और एसीटेट आयन रिएक्ट करेगा और एसिटिक एसिड बना देगा। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कम है। तो मान लो ये 50 मिलीमोल एसिटिक एसिड बन गया और 50 मिलीमोल एसीटेट अभी भी रह गया, तो इट कैन एक्ट एज अ बफर वीक एसिड। क्योंकि यहाँ पे जो H प्लस है, फर्स्ट इट विल रिएक्ट विद दिस एसीटेट, तो अगर ये आपके पास कम है तो एसीटेट भी बच जाएगा और एसिटिक एसिड भी बन जाएगा, विच इज एन एसिडिक बफर। तो आप यहाँ पे अपना वॉल्यूम का चॉइस सेलेक्ट करके यू कैन अचीव अ बफर, और ये तो स्टैंडर्ड बफर होता है, ये वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन। तो आंसर C एंड D हो जाएगा। समझ में आया बात। अच्छा, अब एक बात है कि कभी कभी जैसे मान लो आपके पास ये दिया हुआ हो, मान लो कार्बोनेट आयन दिया हुआ हो और बाई कार्बोनेट दिया हुआ हो, मेन शर्त यही है कि ये कंसंट्रेशन जो है इनका रेशियो 0.1 से 10 के बीच में होना चाहिए।
देन दे एक्ट एज अ गुड दे एक्ट बफर, यानी वो बफर एक्शन कर पाएंगे। उसके बियॉन्ड बफर एक्शन अच्छा नहीं होगा, और जब ये रेशियो 1 होता है तब तो सबसे अच्छा होगा। तो अगर आपके पास ये दिया है तो ये एसिडिक बफर है। इसमें दिस विल एक्ट एज अ वीक एसिड एंड ये उसका कॉन्जुगेट बेस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीएच इक्वल टू इस वाले का पीके, मतलब पीके ऑफ HCO3 माइनस, जिसको हम PK2 बोलते हैं, प्लस लॉग कार्बोनेट का कंसंट्रेशन बाई तो ये भी एक एसिडिक बफर हो सकता है। बॉडी में ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बनाते भी हैं बफर। तो ये चीज फॉस्फेट, phosphate this pair is an acidic buffer। ये एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, वही कंसंट्रेशन, लेके इसे किसी सॉल्ट के थ्रू आना पड़ेगा। इसका पीएच हो जाएगा PK3 प्लस लॉग फॉस्फेट कंसंट्रेशन बाई HPO4 2 माइनस और H2PO4। ये भी बफर का काम कर सकता है। ये एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, पीएच विल बी PK2, ये एसिड है, प्लस लॉग concentration of HPO4 2 minus by or even H2PO4 minus and H3PO4. This mixture can act as a buffer. Acid conjugate base. pH formula PK1 log H2PO4 minus समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ये चीज ये देखो, द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ, मतलब जब थर्मली डिसोसिएट करते हैं तो इक्विलिब्रियम सेटअप जो होता है, CaCO3 is studied under different conditions। इसका जो Kp होगा, क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड, Kp विल बी PCO2 एट इक्विलिब्रियम। इसके अंदर अच्छा Kp Kc के बारे में बात होती है। डू नॉट चेंज विथ
कॉन्सेंट्रेशंस, प्रेशर्स, कैटलिस्ट, कोई चीज के ऐड या रिमूव करने से टेम्परेचर से बस अफेक्ट होता है। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा केपी केसी नहीं बदलता है। तो अब जैसे यहाँ पे अच्छा डेल्टा एच लेकिन टेम्परेचर के संग बदलता है। हमने किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा एच T2 डेल्टा एच T1 प्लस डेल्टा CP रिएक्शन DT T1 से T2, किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं इसे। तो ये नहीं बोल सकते कि डेल्टा एच टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बात सही है, करेक्ट है। K is independent of the initial amount of CaCO3, ये बात भी सही है। K अमाउंट और पे डिपेंड नहीं करता, K केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट है, बात सही है। K is dependent on the pressure of CO2 at a given T, no? At a given T, K तब तक सेम रहेगा जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। प्रेशर ज्यादा ले लोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, क्योंकि तब QP ग्रेटर देन KP हो जाएगा। कम लोगे और आपके पास सोर्स है तो डिसोसिएट हो जाएगा। तो K इज डिपेंडेंट, ये रॉन्ग है। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी, ये सही है। डेल्टा H टेम्परेचर से बदलता है, लेकिन कैटलिस्ट के संग क्या होता है? कैटलिस्ट के संग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं बदलता है। कैटलिस्ट के संग बदलता है KF एंड KB। KF एंड KB चेंज बाई रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। ये जो है कैटलिस्ट के संग भी चेंज होते हैं, और टेम्परेचर से भी चेंज होते हैं। लेकिन कैटलिस्ट के संग क्या होता है? दोनों का चेंज जैसे का KC होता है, K होता है KF बाई KB, KC। तो विद कैटलिस्ट क्या होता है? दोनों चेंज होते हैं पर सेम फैक्टर से चेंज होते हैं। तो नया KC डैश अगर कैटलिस्ट यूज किया है तो वापस KC ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर के संग विद टेम्परेचर दोनों अलग अलग अमाउंट से बदल जाते हैं। तो KC डैश KF डैश बाई KB डैश इज नॉट इक्वल टू KF बाई। तो लेकिन ये तो बोल रहा है डेल्टा H, लेकिन टेम्परेचर बदलता है, कैटलिस्ट नहीं बदलता। डेल्टा H में भाई कैटलिस्ट के लिए करता है, जैसे एक पाथ ही है तो डेल्टा H इसका ये होता है रिएक्शन का। कैटलिस्ट ओनली डज कि वो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देता है, वो सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल ये हो गई, वो कम हो गई। लेकिन डेल्टा H अभी भी वही रहा जो था। तो ये चीज, तो इसका आंसर ये भी सही है। जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये डेल्टा CP रिएक्शन जीरो होना पड़ेगा उसके लिए। डेल्टा H टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट तभी होगा जब उस रिएक्शन का डेल्टा CP रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मली ये चेंज बहुत कम होता है, तो जब तक हमें बोला ना जाए या CP दिया ना जाए, छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज के लिए हम डेल्टा H को भी कांस्टेंट ही मानते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा है
Cp इसकी वैल्यू दी हुई हो, तो डेल्टा Cp रिएक्शन होता है C इंटू Cp ऑफ C प्लस D इंटू Cp ऑफ D माइनस A इंटू Cp ऑफ A माइनस B इंटू Cp ऑफ B। दिस इज कॉल्ड डेल्टा। अगर ये वाली वैल्यू 0 है तब डेल्टा H इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, पर ये जनरली नॉन जीरो होती है। हाँ, लेकिन यूजुअली बहुत छोटा होता है, तो जब तक ये वैल्यूज और दी नहीं होती तब हम डेल्टा H को भी स्मॉल चेंजेस के लिए इंडिपेंडेंट मान लेते, पर एक्चुअली होता नहीं है। और फिर ये डेल्टा Cp, तो डेल्टा H T2, डेल्टा H T1, डेल्टा Cp dt। और बहुत बार तो ये होता है कि ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, पर ये जो क्वांटिटी आती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आती है, तो संग में इंटीग्रेट करना पड़ता है। बात समझ में आई? डेल्टा, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन यही है ना कि उस केस में इसका जब डेल्टा एन गैसियस 0 होगा तो डेल्टा H उस केस में ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा U होगा। पर डेल्टा U रिएक्शन का टेम्परेचर से बदलता है, जो U नहीं बदलता है टेम्परेचर के संग, वो होता है कि अगर एक ही सब्सटेंस आइडियल गैस हो तब उसका नहीं बदलता है। ये कहीं नहीं बोला गया कि एक केमिकल रिएक्शन का डेल्टा U, क्योंकि उसमें तो फेज भी बदलती है, सब्सटेंस का स्टेट बदलता है। तो वो जो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा U 0, वो आइडियल गैस टेकन फ्रॉम A to B when keeping टेम्परेचर सेम, या A to B वेट स्टेट A और स्टेट B का टेम्परेचर सेम। ये केमिकल रिएक्शन के लिए ऑलवेज ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन में डेल्टा U 0 होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बने, टेम्परेचर तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, पर क्या इसका डेल्टा U 0 है? नो, इसका डेल्टा U पॉजिटिव है, कि फेज ही बदल गई, सब्सटेंस ने हीट तो एब्जॉर्ब की है। वो तब होता है जब कोई आइडियल गैस है ए, वो दूसरे स्टेट में ले गए स्टेट 1 से। इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू N C V T, NCVT। तो अगर T नहीं बदला तो U नहीं बदलता। बात समझ में आया? ये देखो, एक मिनट में आ रहा हूं मैं, तो इसको पढ़ो एक क्वेश्चन को। Equilibrium constant Kp for this reaction at this in terms of beta equilibrium is, तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, थर्मल decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following equation.
The standard reaction gives energy delta G naught of this reaction is positive. इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है, देखेंगे आगे कहाँ यूज होगा. At the start of the reaction, there is 1 mole of X2. And no X. As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus, beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. तो अगर at equilibrium ये चीज अगर बीटा इक्विलिब्रियम बनी, बीटा मैं इस बीटा को बीटा बी ई क्यू लिख रहा हूं, तो ये 1 से 2 बनता है. तो अगर बीटा बना तो यहाँ कितना टूटा, 1 माइनस ये हो जाएगा बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2, क्योंकि इसके 1 से 2 चीज बनती है. तो इसका कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा. Reaction is carried out at constant total pressure. Total pressure of the system आपका है 2 bar. Consider gases to be behave ideally. R की वैल्यू 0.8083 यूज करनी है. तो अब देखो, अगर सिचुएशन ये है, एट इक्विलिब्रियम अगर ये 1 माइनस ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर इसका x टूटता है तो यहाँ 2x बनता है. तो यहाँ अगर बीटा इक्विलिब्रियम बना तो यहाँ बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 टूटेगा. टोटल प्रेशर जो सिस्टम का है वो है 2 बार. हमें इसे इसका के मतलब केपी लिखना होगा. केपी पूछा है तो केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन यानी बीटा इक्विलिब्रियम बाई टोटल मोल हो जाएगा 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2. दिस प्लस दिस टोटल मोल हो जाएगा 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2 मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर. Px2 हो जाएगा 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू 2. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 हो जाएगा. Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ x का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम बाई प्रेशर ऑफ x2 एट इक्विलिब्रियम, जो कि बन जाएगा बीटा इक्विलिब्रियम बाई 1 प्लस इंटू 2 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस इंटू 2. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 2 बाई 1, ये ऊपर चला जाएगा, एक ये कट जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 और ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस 1 माइनस
जो कि बन जाएगा 8 टाइम्स दिस इज नथिंग बट योर केपी। बात समझ में आई? ये केपी का वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी योर केपी। तो आंसर हो जाएगा ये 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर तो बी हो गया। अब ये बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है। among the following for this reaction is decrease in the total pressure will result in formation of more moles of gaseous X। अगर पहले वाले को एनालाइज करते हैं, मतलब पहले में टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो इट्स अ केस ऑफ ली शैटेलियर प्रिंसिपल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमने पढ़ा है प्रेशर डिक्रीज करने पे अगर टेम्परेचर नहीं बदला जाए, तो प्रेशर डिक्रीज करने पे या वॉल्यूम इंक्रीज करने पे केपी केसी तो नहीं बदलते हैं, लेकिन रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल। इस वाले रिएक्शन में ग्रेटर नंबर ऑफ गैस मोल कहां पे है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन आगे फेवर करेगी, मतलब मोर एक्स विल बी फॉर्म। ये बात करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। अच्छा, कुछ बातें और भी लिख लो। प्रेशर इंक्रीज करने पे या वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल। जिस तरफ लेस है, अगर दोनों तरफ डेल्टा एन गैसियस सेम है, इसमें हम गैसियस मोल्स को ऐड करते हैं कोफिशिएंट्स को, तो प्रेशर के इफेक्ट से अफेक्ट नहीं पड़ेगा मोस्ट। फिर आता है रिएक्टेंट के ऐड करने से, रिएक्टेंट के रिमूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पे, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इनर्ट गैस का एडिशन, इनर्ट गैस मतलब एनी गैसियस सब्सटेंस जो कि सिस्टम के लिए नॉन रिएक्टिव हो। पर नॉर्मली हम इतना सिर क्यों नहीं खपाते, इनर्ट गैस ही ऐड कर देते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या हीलियम। तो ये 2 केस में आता है, कांस्टेंट केपी केसी तो अनचेंज्ड है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो अफेक्ट, मतलब नो अफेक्ट ऑन इवन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, कोई अमाउंट और कुछ नहीं बदलेगा। बट एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैस मोल्स। अगर डेल्टा एन गैसियस 0 है, तो इवन कांस्टेंट प्रेशर पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैटलिस्ट के एडिशन से ना केपी केसी बदलेगा, ना इक्विलिब्रियम स्टेट बदलेगी,
ओनली इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचेगा, और KF के भी बदलेंगे। हाँ, टेम्परेचर के संग ये इक्वेशन होती है, टेम्परेचर बदलेगा तो डेल्टा आपका के भी चेंज होगा, तो log KC2 बाई KC1। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस टेम्परेचर चेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें डेल्टा H प्रैक्टिकली सेम रहता है, बदल नहीं रहा है। T2 माइनस T1 बाई T1 एडिशन ऑफ ये टेम्परेचर बदलने के साथ। अगर डेल्टा H 0 हो जाए किसी रिएक्शन का तो इवन टेम्परेचर चेंज से भी K नहीं बदलेगा, KC2 इक्वल टू KC1। तो ये हो गया आपका, तो हमने सब आंसर, अच्छा इसमें ये तो हो गया पहले वाले के चीज। अब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, अब अगले स्टेटमेंट को देखो। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस होने के लिए नहीं, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या चाहिए रिएक्शन का? डेल्टा जी चाहिए लेस देन 0। आपका रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। एट द स्टार्ट आपका क्या है? एट द स्टार्ट में जो X2 से 2X है ये 0 है, ये 1 मोल है, तो इसका K क्या होगा? इसका Q क्या होगा उस समय? रिएक्शन कोशेंट। ये Q K नहीं, यहाँ Q होता है, यहाँ Q होता है। इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 हो जाता है और Q K हो जाता है। पर अभी तो Q क्या है? 0, दिस स्क्वायर बाई 1। तो Q 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln 0। RT ln 0 का वैल्यू क्या होगा? अगर मान लो कि भाई ln x इक्वल टू T है तो e टू द पावर T इक्वल टू x होता है, तो ये वैल्यू 0 कब टेंड करेगी? व्हेन T टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ भी आप ध्यान से, ग्राफ भी ऐसा होता है। ln x का तो जब टेंडिंग टू 0 वैल्यू टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव है पर ये तो माइनस इन्फिनिटी है, तो लेस देन 0 हो गया ना डेल्टा जी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बात समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि बीटा इक्विलिब्रियम बस 0.7 दे दिया, तो बीटा इक्विलिब्रियम 0.7 क्या हो सकता है क्या? तो एक चीज देखो, चेक करते हैं ये वाला बात सही हो सकता है क्या। केपी क्या था? केपी हमारा निकला था 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर। अगर इफ बीटा इक्विलिब्रियम इज 0.7, मतलब ऐसा कभी पहुंच भी सकता है क्या, इसमें देखना है। इफ सपोज लेट्स एज्यूम, तो ये हो जाएगा केपी की वैल्यू हो जाएगी उस केस में 8.49, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 9 72 7 8 32 3.92 बाई 3.51, जो कि ग्रेटर देन 1 है, यानी केपी ग्रेटर देन 1 है।
पर हमको क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो एल एन के पी क्या हो जाएगा, एल एन के पी हो जाएगा लेस देन 0। तो के पी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, लेस देन 1। ये गिवन है कि ये डेल्टा जी नॉट क्या है, पॉजिटिव। तो केपी तो लेस देन 1 है भाई, ये तो बताया केपी ग्रेटर बनाया था, तो ये पॉसिबल नहीं। केपी कांट बी ग्रेटर देन अंडर सर्कमस्टांस, अंडर द गिवन कंडीशन। बात समझ में? तो सी आपका हो गया इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, तो आंसर तो यही हो गया वन। अब डी भी के सी लेस देन 1। तो देखो केपी इक्वल टू होता है के सी आर टी डेल्टा इन गैसियस। इस रिएक्शन का डेल्टा इन गैसियस 1 है, 2। तो ये हो जाएगा केपी के सी आर टी हैज के सी हो जाएगा केपी बाई आर टी। केपी की वैल्यू तो लेस देन 1 है ही, और आर टी है 0.083, टेम्परेचर 298। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 8.3 इंटू 2.98। तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू के सी की लेस देन 1 तो है ही। के सी इज लेस देन 1, तो ये बात सही है, ट्रू, करेक्ट। समझ में आया? तो डी भी करेक्ट है, तो आंसर हो गया सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया सी। अच्छा क्वेश्चन था, एक पूरा चीज एनालाइज करने के लिए कैसे डेल्टा जी और से रिलेट करते हैं चीजों को। N2, अब ये देखो इस क्वेश्चन को, N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया। एक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ये, हैबर्स प्रोसेस। Which is correct statement if N2 is added at equilibrium condition? तो देखो N2 को अगर हम ऐड करेंगे, N2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो अगर एक्स्ट्रा N2 ऐड करेंगे तो ये बात तो सही है, इसका Q क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऐड किया है, तो Q विल बिकम लेस देन K, hence reaction proceeds फॉरवर्ड। तो रिएक्शन जो है आपका फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, क्योंकि देखो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एट इक्विलिब्रियम
मतलब गिब्स एमएलए ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सोचे तो ये 0 होता है, ये वैल्यू k होती है, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब जब आप N2 ऐड करोगे तो Q की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, तब उस समय डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट तो माइनस आर टी एल एन के है, लेकिन ये जो आर टी एल एन क्यू हो जाएगा उस समय, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर टी कॉमन ले लें तो एल एन क्यू बाई के। आपका क्यू क्या हो गया, क्यू लेस देन के हो गया, तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो ये लेस देन 0 हो गया। हेंस स्पॉन्टेनियस हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पर सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, सिस्टम का डेल्टा जी नेगेटिव मतलब यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव, पर ये इस बात की गारंटी नहीं करता डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू यूनिवर्स का माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। डायरेक्टली सिस्टम के डेल्टा एस से रिलेटेड नहीं होता है। तो ये वाली बात तो सही है कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बात सही है, पर बिकॉज जो बोला है वो गलत है। According to second law of thermodynamics, entropy must increase in the direction of the spontaneous reaction। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रहा हो, पर एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीज हो रहा हो, और दोनों मिलके एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा हो। मेन बात है सेकेंड लॉ ये नहीं बोलता कि स्पॉन्टेनिटी के लिए सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ना जरूरी है। बहुत से केसेस में बढ़ती अलग बात है, वो फेवरेबल फैक्टर है, लेकिन मेन बात है कि अगर उसको इरिवर्सिबल होना है, स्पॉन्टेनियस होना है, तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ना चाहिए, ना कि सिस्टम। तो रिएक्शन सिस्टम हुआ, तो ये वाली बात एंटायरली सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है। बात समझ में आया? तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी मतलब ट्वाइस इंटू जी ऑफ अमोनिया गिव्स एनर्जी ऑफ अमोनिया माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस थ्राइस गिव्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज डेल्टा जी। तो एट इक्विलिब्रियम दिस शुड बी 0, हेंस ये वाली बात सही है। where G is the per mole of gases species measured the partial pressure, तो ये वाली बात तो सही है, इतनी बात तो सही है। इन्होंने इसमें क्या किया, एक एक संग में दो दो स्टेटमेंट दे दिए। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ये बात सही है गलत है? इन विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, ये बात सही है, ये बात भी ट्रू है, क्योंकि आपका के एफ बदलता है, के एफ हो जाता है अल्फा के एफ, के बी डैश हो जाता है अल्फा के बी, लेकिन के सी डैश अभी भी आपका के एफ बाई के बी ही रहता है, विच इज इक्वल टू के सी। तो कंसंट्रेशन और भी नहीं बदलते हैं, कैटलिस्ट केवल रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड बैकवर्ड को बदल के टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम को कम कर देता है, तो आपका अमाउंट और कुछ नहीं बदलता है। तो ये वाली बात सही है, हमें एक्चुअली करेक्ट यही ढूंढना है। द कैटलिस्ट विल increase the rate of forward reaction by alpha and that of rate of backward reaction by beta, नहीं, कैटलिस्ट दोनों का सेम अमाउंट से बदलता है, तो ये इनकरेक्ट है। कैटलिस्ट विल नॉट ऑल्टर द रेट ऑफ ईदर ऑफ द रिएक्शन, ये वाली बात भी गलत है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ही बदलेगा,
इनफैक्ट अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो दोनों को ही फास्ट कर देगा, पर दोनों के एफ बदलेंगे, पर सेम फैक्टर से बदलने के कारण केस ही सेम रहता है, पर सिस्टम रीचेज इक्विलिब्रियम अर्लियर, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा जो करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया? ये देखो, द इक्विलिब्रियम 2Cu1 मतलब +1 है, से Cu0 से Cu+2 in aqueous medium shifts towards the left in the presence of, अगर इसे लेफ्ट में शिफ्ट होना है यानी बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी फेवर्ड। बैकवर्ड फेवर करने का मतलब है कि आप जिस चीज को ऐड कर रहे हो वो रिएक्टेंट साइड की चीजों को प्रेसिपिटेट बना के निकाल सके या यहाँ के कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। आप आयन ऐड कर रहे हो तो आयन से हम देखेंगे कि क्या चीज अफेक्ट पड़ेगा। Cu2 जो Cu2+ है, Cu2+ के नॉर्मली सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, पर Cu+ का अधिकतर सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनाता है, जैसे Cu+, CuCl2 सॉल्युबल है, लेकिन CuCl प्रेसिपिटेट होता है। CuSCN प्रेसिपिटेट होता है। CuCN, हाँ CuNO3 जो नाइट्रेट सब सॉल्युबल होते हैं। तो जब मैं नाइट्रेट से तो कोई, नाइट्रेट तो किसी को भी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Cl- Cu+ को निकालेगा ऐसा CuCl बना के, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। CuSCN बनेगा, Cu+ से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनेगा, तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड। और सिमिलरली CuCN बनेगा तो भी ये प्रेसिपिटेट बनेगा और रिएक्शन गोज बैक। तो ये तीनों के ही ऐड करने से रिएक्टेंट आयन जो Cu+ है वो सॉल्ट बना प्रेसिपिटेट आगे रिमूव होगा, तो बाई ली शटल प्रिंसिपल रिएक्शन पीछे जाएगी, फेवर करेगी। तो आंसर BCD हो जाएगा इसका। समझ में आया? द डिसोसिएशन कांस्टेंट of a substituted benzoic acid at this temperature is, आपको कोई एक बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा कुछ ऐसा, उससे मतलब भी नहीं है, तो इसका K दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁻, तो ये तो एसिड है, वीक एसिड है। पर आपका प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम दिया हुआ है एक सॉल्ट दिया हुआ है, सोडियम सॉल्ट, इसका क्या हो जाएगा? ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड,
तो जब आपके पास केवल सॉल्ट होता है तो ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है, इसके कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की। तो जैसा हाइड्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को करके मैं हाइड्रोलिसिस बता के इसको करने के बाद 20 जो थ्योरी जैसी समझाऊंगा, कुछ फॉर्मूला दूंगा, तो 20 मिनट लग जाएगा इसमें। तो ये वाला करके क्वेश्चन फिर ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये कर लेते हैं इसमें। देखो हाइड सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, का सॉल्ट हो सकता है, जैसे NaCl, KCl। इसका pH हमेशा न्यूट्रल पॉइंट पे ही रहेगा, pKw/2। 25 डिग्री सेल्सियस पे 7। मतलब इसमें हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। Na जो स्ट्रॉन्ग जो कैटायन वाटर से इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, और जो एनायन वाटर से इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए, जैसे Cl- प्लस वाटर, आपने सोचा H और Cl HCl बन गया, तो वो इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, वो वापस टूट जाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस उन आयन का होता है जो कि वाटर से इंटरेक्ट करके वीक एसिड या वीक बेस बनाए। तो जब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो जो प्योर वाटर का pH था pKw/2, एक NaCl को डालने पे, KCl को डालने पे टेस्ट बदल जाएगा, पर pH विल स्टिल रिमेन न्यूट्रल पॉइंट। कॉमन सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट वाटर होता है, टेस्ट उसका सॉल्टी होता है, पर pH उसका न्यूट्रल ही होता है। सेकेंड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम एसीटेट, इसी कैटेगरी में ये भी है। इसका पहली बात तो ये होगा बेसिक, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक है, बेसिक सॉल्यूशन होगा, मैं pH बेसिक रेंज में होना पड़ेगा। ये भी देखें कैसे, ये हाइड्रोलिसिस होगा। इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एसीटेट आयन, Na+ विल नॉट हाइड्रोलाइज, एसीटेट हाइड्रोलाइज होगा, will make this and OH-। अगर इसका कंसंट्रेशन C है एसीटेट का, तो C1- अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ये तो C अल्फा बन गया, जो लेकिन एसिटिक एसिड से जो H+ बनेगा वो C अल्फा से भी कम बनेगा, तो OH ज्यादा हो जाएगा देन H+ सॉल्यूशन में, तो ये बेसिक हो जाएगा। एज OH कंसंट्रेशन इज मोर देन H+ हो जाता है। पर एक्चुअली हो क्या जाएगा? तो देखो इसका जो KH होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो होता है ये चीज, वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट था, वो मल्टीप्लाई होता है KH में, वो नहीं लिखते हैं। इससे का H+ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है KW/K ऑफ एसिड, विच इज C अल्फा C1- अल्फा। तो KW अमूमन ये वाली वैल्यू 10⁻² से छोटी ऑर्डर की होती है, या एक बार मान लेंगे, पर ज्यादातर छोटा ही आता है। वो अलग बात है, हम एक क्वेश्चन IIT का भी आगे करेंगे जिसमें अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा,
पर एक बार अगर अप्रोक्सीमेशन किया और अल्फा को मान लिया कि 0.1 से कम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी KW/CK। पर आपको चेक करना पड़ेगा, ये तब वैलिड है जब अल्फा, तब आप ये कर सकते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मान लिया कि वैलिड है, तो अल्फा इतना हो गया। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। KW/K क्या आता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और OH माइनस क्या हो जाएगा? C अल्फा। और H प्लस क्या हो जाएगा? KW/OH माइनस। तो ये हो जाएगा जब इसका आप लॉग लोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला आ जाता है हाफ। ये फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला तब है जब हमें अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। आप सॉल्व करो, ये आ जाएगा। पर ये तब है जब अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है। नहीं तो हमें यहाँ से बेसिक, इसी इसका बेसिक डेरिवेशन आना चाहिए। कभी कभी वो ज्यादा आसान होता है कि पहले ये चीज लिख दी, अल्फा निकाल लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मिल गया, चेक भी हो गया, फिर OH निकाल दिया, सीधे ही POH निकाल दो। POH जो है, POH गया तो 14 माइनस POH हो गया, काम खत्म। पर अगर अल्फा काफी कम है, 0.1 से कम है, तो पीएच का ये फॉर्मूला आता है। इसमें सॉल्यूशन का जो पीएच है वो बेसिक रेंज में आता है। फिर अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। तीसरा है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो इसके अंदर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और इसका बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसमें अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज होगा। डेरिवेशन में तुम पे छोड़ता हूं, इसमें H प्लस सीधा ही मिल जाएगा। इसका KH KW/KB होगा। तो इसका जो पीएच आएगा फाइनली, सब कुछ KH प्लस निकालोगे और तो वो आएगा हाफ, जब वैलिड है अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज इक्वेशन आगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, अल्फा निकालना, C अल्फा निकालना। अगर ये C है तो ये C अल्फा हो जाएगा, और माइनस लॉग C अल्फा विल बी द पीएच। और ये आता है -PKB माइनस लॉग C। C is the concentration of ammonium. C is the concentration of ये आ जाएगा। और अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, लाइक अमोनियम एसीटेट, तो इसका पीएच होता है, इसमें दोनों ही आयन हाइड्रोलाइज हो गए, पर पीएच होता है इसमें तो हमेशा ही लग ही जाता है +PK माइनस PKB। इसमें C नहीं है, तो इसका पीएच डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बफर की तरह भी काम करता है, ये बफर की तरह भी काम कर सकता है, और पीएच ऐसा हो गया। पहले चार तो ये सबसे बेसिक चीज है। इसका ये, इस वाले का ये, इस वाले का ये, और इसका ये। फिर एक चीज देखो जिसपे चीजें आ सकती है मैक्सिमम। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, वैसे आता जाता इसी पे। पर एक है कि मेरे पास मान लो कि सॉल्ट है, मेरे पास सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट। तो इससे Na+ मिलेगा,
मान लो इसका कंसंट्रेशन सी है, तो Na+ मिलेगा, ये तो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। लेकिन कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, जिसका कंसंट्रेशन सी होगा। पर कार्बोनेट 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा। पहले HCO3 और OH, और फिर ये HCO3 H2CO3 OH, इसका KH1 हो जाएगा पहले स्टेप का KW/Ka2। Ka2 क्या, इसका K, और ये हो जाएगा KH2 Ka1 H2CO3 का K। अच्छा, एक तो लॉजिकली सोचो, इन दोनों स्टेप में किस स्टेप की टेंडेंसी ज्यादा होगी फॉरवर्ड? ये डाई नहीं, ये आपका डाई एनायन था, तो डाई एनायन में H+ जुड़ने की टेंडेंसी कहीं ज्यादा होनी चाहिए देन मोनो एनायन में, यूनी एनायन में। एंड इट इज रिफ्लेक्टेड हियर एज वेल, क्योंकि Ka2 क्या होता है, Ka2 मच लेसर देन Ka1 होता है, हमने पढ़ा है मल्टीप्रोटिक में। तो यहाँ पे KH1 मच ग्रेटर देन KH2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिसिस केवल ऑलमोस्ट पहले स्टेप का ही होगा, दूसरे से कोई काम की चीज ही नहीं आएगी। ओनली ये स्टेप ही प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि HCO3 ऑलरेडी इतना कम ही बनेगा और ये टेंडेंसी भी कम है, तो ये ऑलमोस्ट होगा ही नहीं। तो इसका पीएच हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, वीक एसिड बन गया। तो जो हमारा था वीक एसिड वाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो इसका पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ। ये आया नहीं है अभी तक, पर वर्ज पे है। पीके कौन सा, PK2 प्लस लॉग सी। सी मतलब C is the concentration of carbonate। एक ये चीज। अच्छा, एक बात ध्यान ये रखो कि अगर मेरे पास कैल्शियम एसीटेट है, सॉल्ट, और इसका कंसंट्रेशन C है, तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। कैल्शियम 2+ आयन का कंसंट्रेशन C होगा, पर ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। एसीटेट का कंसंट्रेशन 2C हो जाएगा और ये हाइड्रोलाइज होगा। तो आपका क्वेश्चन अभी यही बन गया जो अभी हमने पढ़ा था सबसे वो पहले वाला, हाइड्रोलिसिस का। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एनायन, जिससे वीक एसिड बनता है। तो बाकी सब चीज सेम रहेगी, पर जो कंसंट्रेशन हम यहाँ लेते थे C, वो एक्चुअली अब C नहीं है। इधर जो फॉर्मूले में C कंसंट्रेशन सॉल्ट नहीं है, कंसंट्रेशन वो आयन है जो कि हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम C लेते थे, वो जैसे सपोज को मैं C' बोल दूं, तो ये C' हुआ, ये 2C' हुआ, तो यहाँ C की वैल्यू, तो मेरा जो फॉर्मूला होता था पीएच इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA प्लस लॉग सी। तो लॉग सी नहीं हो गया, अब यहाँ पे लॉग सी में क्या हो जाएगा, 2C डैश। C इज नथिंग बट 2C डैश। तो एक ही है। और एक ये है, अगर मेरे पास ऐसा सॉल्ट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैटायन है एनायन है, ये तो विल नॉट हाइड्रोलाइज, लेकिन जो HCO3 माइनस है, इसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक
एनायन, ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, एक्टिंग एज एसिड, और ये वाटर से H2CO3 लेके ये इक्विलिब्रियम बना सकता है, एक्टिंग एज बेस। इसे एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। इस वाले का आपके पास ये सॉल्ट है, तो इसका पीएच का फॉर्मूला होता है pK2, मतलब दिस आयन एक्टिंग एज एसिड, तो उसका हो जाएगा pK2, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है H2CO3, एक ऊपर वाला एसिड, उसका pK विच इज pK1/2, C पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मेरे पास ये हो H2PO4-, तो अगर मतलब आपके पास ये सॉल्ट हो जाए तो इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच होगा, एक तो इसका के, पीके, इसका के मतलब क्या हुआ, H3PO4 से H2PO4 से पीके, आपका हो गया पीके ऑफ, एक्चुअली ये प्लस पीके ऑफ एक ऊपर वाला एसिड पीके बाई 2, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, ये पीके हो जाता है pK2, और ये बन जाता है pK1 उन तीन में ये चीज। पर अगर आपके पास ये हो Na2HPO4, तो ये हो जाएगा इसका पीएच सॉल्यूशन का, अकेला ये सॉल्ट हो तो हाफ pKa ऑफ HPO4 2- प्लस pKa ऑफ H2PO4, एक ऊपर वाला, तो हाफ pK3 प्लस pK, ये चीज, ये आपके हाइड्रोलिसिस के सिनेरियोस। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो क्वेश्चन हमारा था। The dissociation constant of a substituted benzoic acid is this: pH of 0.01 molar solution of sodium salt. मान लेते हैं ये आयन हाइड्रोलाइज होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, बेंजोएट आयन है सोडियम, तो सोडियम आयन तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, सोडियम आयन तो जो देंगे वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो ये होगा, तो ये बन जाएगा C1- अल्फा C अल्फा। KH की वैल्यू होगी KW/K, जो कि हो जाएगा KW तो 10⁻⁻14, K है 10⁻⁴, 10⁻⁻10, और इसका कंसंट्रेशन C की वैल्यू है 0.01, तो ये आएगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा 10⁻⁻10, हैंस अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा, C की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। अगर एक बार अल्फा को नेग्लेक्ट कर दें तो अल्फा हो जाएगा 10 अल्फा स्क्वायर, ये तो अल्फा जो कि बिल्कुल सही है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, वैल्यू 0.1 से कम हो तो ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तो 10⁻⁴ है, तो यानी OH कितना हो गया, OH हो गया, C तो है 0.01 और अल्फा इतना,
डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा 10⁻⁻⁶। OH कंसंट्रेशन ये है, तो POH क्या हो गया? POH हो गया 6, pH क्या हो गया? 8। तो ये आंसर यहाँ पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैलिड था तो आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ऐसे केसेस का सीधा फॉर्मूला था हाफ PKW प्लस PK प्लस log C। ये क्या हो जाएगा? हाफ PKW 14 प्लस PK 4 और log C मतलब log 10⁻⁻²। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2। तो 18 - 2 16 हो गया, 16/2 विच इज, इससे भी आ जाएगा। तो ये आप कैसे भी कर सकते हो, ये मैंने आपको पूरा अप्रोच से ही बता दिया। कोई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो उसकी वैल्यू 10⁻⁻4 है। कोई परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो इंटू 100 कर देंगे, 10⁻⁻2% 0.01%। पीएच आ गया। कोई पीओएच पूछे तो 6 है। तो ये चीज समझ में आया? तो ये चीज ठीक है, ब्रेक लेते हैं 10:20 से, क्योंकि अभी क्वेश्चन और बचे हैं। तो 10:20 अभी 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 10:20 से 12 बाकी बचे, उसमें फिर वो आयोनिक के KSP और ये सब, तो उसमें वो कॉमन आयन इफेक्ट, अभी अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं कुछ कुछ।